अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। गैसेस की बातें करेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बस देखेंगे तो शॉर्टकट देखेंगे। गैस लाज यू नो वेरी वेल कि गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो लाज होते हैं उनको हम गैस लाज बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले बॉयल्स लॉ है, कहता है कि वॉल्यूम लें किसी गैस का और वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम उस गैस का कम होगा। ठीक है, और कांस्टेंट यानी प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करेंगे तो पी वी इज़ इक्वल टू के हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे हम अगर वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान ग्राफ ड्रा करें ना तो वो हमारे पास एक आइसोथर्म मिलता है हमें। आइसोथर्म हमें पता है कि आइसोथर्म आइसो मतलब सेम। अब अगर वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है, इट्स मीन कि यहाँ पे हमने टेम्परेचर और नंबर ऑफ़ मोल ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट रखनी होती हैं। उसके बाद V और 1/P के दरमियान अगर हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के होगा। ठीक है, और दूसरी साइड पे PV और K के दरमियान जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि टेम्परेचर वॉल्यूम जो होता है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? दिस वैल्यू इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर और दिस वैल्यू इज़ नॉट अटेनेबल। इसको हम हासिल नहीं कर सकते, अटेनेबल नहीं है, लेकिन यहाँ तक हम पॉसिबली पहुँच चुके हैं, यानी 10⁻⁻5 केल्विन तक। कैसे कि 0.00005 यानी इतने केल्विन तक हम पहुँच चुके हैं। लेकिन ये तो बहुत देखें ना इस वैल्यू को, तो इट्स मीन कि ये अटेनेबल नहीं है। ठीक है, ये जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है ये अटेनेबल नहीं है। और यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ कांस्टेंट होनी चाहिए? प्रेशर भी कांस्टेंट होना चाहिए और नंबर ऑफ़ मोल दोनों के दोनों कांस्टेंट होने चाहिए चार्ल्स लॉ में। यहाँ पे प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर के डिफरेंट यूनिट होते हैं। 1 atm बेसिकली वो यूनिट होता है जो अगर हम 760 मिलीमीटर लेंथ का एक मरकरी कॉलम लें, 1 सेंटीमीटर क्यूब उसका एरिया हो, उसके ऊपर वो जितनी फोर्स लगाता है ना उसको हम 1 atm बोलते हैं। मुख्तलिफ यूनिट होते हैं प्रेशर के। P इज़ इक्वल टू 760 मिलीमीटर मरकरी या टार। 1 मिलीमीटर मरकरी याद रखिएगा इक्वल होता है 1 टार के। ठीक है, ये दोनों यूनिट एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, इसी तरह प्रेशर का दूसरा यूनिट 10 13 25 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर और atm। इसी तरह प्रेशर का यूनिट है 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच। ठीक है, पाउंड पर स्क्वायर इंच को इंजीनियर इस्तेमाल करते हैं यूनिट को, और मेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं मिली बार को इस्तेमाल करते हैं यूनिट। ये डिफरेंट यूनिट हैं प्रेशर के, एफएससी में भी मौजूद हैं। आपको इक्वालिटीज़ इनका पता होना चाहिए। नेक्स्ट लॉ है एवोगैड्रो लॉ, और एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन के। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस। जाहिर सी बात है जितनी गैस ज़्यादा होगी उतना वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है, इसी तरह इन सभी लॉज को कंबाइन करके एक इक्वेशन बनाई जाती है जिसको हम जर्नल गैस इक्वेशन बोलते हैं या आइडियल गैस इक्वेशन का नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आर के यूनिट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आर को हम atm पर डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। ठीक है, पर केल्विन और पर मोल तो हर जगह पे सेम रहेंगे, याद रखिएगा। पर मोल और पर केल्विन हर जगह पे आपको सेम मिलेंगे। डिफरेंस कहाँ पे आएगा कि आप वॉल्यूम का और प्रेशर का यूनिट क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, उसी लिहाज से हमारे पास अगर atm की जगह पे न्यूटन इंटू मीटर आ जाएगा, पर केल्विन पर मोल। ठीक है, उसके बाद आर की वैल्यू 1.98 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, और इसको हम अप्रॉक्सीमेटली सम टाइम जो है ना
2 कैलोरी के इक्वल भी लिखा हुआ मिलता है हमें। और यहाँ पे जो आपसे प्रीवियस एक पेपर में पूछा हुआ था, वो पूछा हुआ था 1 कैलोरी किसके इक्वल होता है। 1 कैलोरी हम पहले भी पढ़ चुके, 14.184 के इक्वल होता है, जौल होता है, ठीक है, जौल 4.118 जौल होता है। और इसी तरह 1 जौल जो होता है, 1 जौल ये इक्वल होता है 10⁻⁷ अर्ग, ठीक है, ये भी यूनिट है। इसी तरह 1 जौल जो होता है ये 0.239 कैलोरी के इक्वल भी होता है। सो मस्ट रिमेंबर दीज, ये छोटे छोटे यूनिट हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। यही हमसे बातें पूछ ली जाती हैं सम टाइम, जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये वाला हमसे एक प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ था, ठीक है जी। तो नेक्स्ट मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है वेरी सिंपल कि इक्वल वॉल्यूम लें ऑफ गैसेस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होने चाहिए, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर रख लें, इक्वल वॉल्यूम होगा तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। डिफरेंट गैसेस लें आप, ये वाली कंडीशन सेम रख लें, ये कंडीशन आपके पास सेम होनी चाहिए, वॉल्यूम भी इक्वल होना चाहिए, और आप डिफरेंट गैसेस लेते जाएं, कभी हाइड्रोजन ले लें, कभी ऑक्सीजन ले लें, कभी नाइट्रोजन ले लें, कोई भी गैस ले लें, सिर्फ वॉल्यूम उनका इक्वल हो और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर हो तो उनके अंदर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल जो होंगे ना वो सेम ही होंगे, ठीक है। किसी भी गैस का इक्वल वॉल्यूम ले लें, चाहे वो जौन सी मर्ज़ी गैस हो, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होने चाहिए, तो उस वक्त वो इक्वल वॉल्यूम रखते होंगे। ये भी सिंपल है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू दिस मॉलिक्यूल, और दिस मॉलिक्यूल इज ऑक्यूपाई 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। अगर 1 डेसीमीटर क्यूब एरिया में देखना है कि कितना होगा, कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो सिंपली ये इधर इसको इधर ला के डिवाइड कर दो, तो 2.7 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल आएंगे 1 डेसीमीटर क्यूब में, यानी इतने डेसीमीटर क्यूब में 22.414 डेसीमीटर क्यूब में इतने मॉलिक्यूल आते हैं, ठीक है। तो 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने आएंगे, इतने आएंगे, ठीक है। इसी तरह ग्राहम लॉ है, ग्राहम लॉज हैं अबाउट डिफ्यूजन और इफ्यूजन। इसने सिंपल हमें कॉन्सेप्ट दे दिया, उसने भाई साहब कहा कि डेंसिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन होगा या मोलर मास के साथ इन्वर्स रिलेशन होगा। डेंसिटी मतलब जितनी ज़्यादा किसी गैस की डेंसिटी होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही कम होगा। यानी यहाँ से सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी कोई भारी गैस होगी ना उतना उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कोई पूछता है कि भाई ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में कंपैरिजन करके बताओ कि कौन सी गैस जो है ज़्यादा डिफ्यूज़ होगी, तो जितनी कोई हल्की गैस होगी ना, हल्की गैस का मतलब है कि उसकी डेंसिटी कम है, तो इट्स मीन कि उसका रेट जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे एक रिलेशन बनाया उसने R1 R2 D1 D2 D1 या इक्वल टू M2 ओवर M1। यहाँ पे अगर दो गैसेस के हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन हो, किसी एक का मोलर मास हो, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी तीसरे का, ठीक है। उसके बाद आता है गे-लैज़िक्स लॉ। गे-लैज़िक लॉ सिंपल है, प्रेशर और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। उसके बाद है मुख्तलिफ यूनिट हम कन्वर्जन करते हैं, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, कहता है एट विच टेम्परेचर, ये दोनों किस टेम्परेचर के ऊपर इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि हमारे पास जो एक रिलेशन होता है ना, एब्सोल्यूट ज़ीरो जो होता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो AZ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसको, ये इक्वल होता है -273
अशारिया पीछे हमने अभी पढ़ा है 16 डिग्री के, और ये इक्वल होता है 0 केल्विन के, और ये इक्वल होता है -459 फ़ारेनहाइट के। यानी ये तीनों के तीनों इस टेम्परेचर के ऊपर इक्वल होते हैं। ये तीनों के तीनों डिग्री हो, सेल्सियस हो, केल्विन हो या फ़ारेनहाइट हो, तीनों के तीनों इस वैल्यूज़ के ऊपर सेम हो समझे जाते हैं या होते हैं। इसी तरह डिग्री इज़ इक्वल टू 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट -32, ठीक है। और अगर सेल्सियस से हमने फ़ारेनहाइट में जाना है तो इसको सिर्फ रिवर्स कर दो, ये इधर प्लस माइनस है तो आगे प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से इनकी एक दूसरे में कन्वर्जन कर सकते हैं। और सिंपल अगर डिग्री को आपने केल्विन में करना है तो वो आप 273 प्लस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 25 डिग्री है ना, तो इसको आप ले जाना चाहते हैं केल्विन में तो ओनली ऐड कर दें 273, ठीक है, तो ये केल्विन में चला जाएगा। लेकिन ये फार्मूले इम्पोर्टेंट हैं दोनों के दोनों, जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं डिग्री से फ़ारेनहाइट में या फ़ारेन से सेल्सियस में या डिग्री में, ठीक है। तो मस्ट रिमेंबर दिस वन। नेक्स्ट है जी हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर मैंने तो कभी भी गैसेस से बहुत कम क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन चूँकि हमने करना तो है, कहीं से भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को बर्नौली ने पेश किया था, ठीक है। 1738 में बर्नौली ने इसको पेश किया था, ठीक हो गया। अभी हम 1 बाय 1 इनके पास्टुलेट भी पढ़ते जाएंगे, और आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हम एक एक पास्टुलेट की एप्लीकेशन भी देखते जाएंगे साथ ही। पहला है जी, गैस जो होती है ना वो कंसिस्ट होती है टाइनी पार्टिकल के ऊपर, जिनको हम मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। होमो भी हो सकते हैं, हेटेरो हो सकते हैं, जैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी पार्टिकल। रैंडम मोशन होती है उनकी, रैंडम मोशन होती है। मोशन यानी कि सम वेलोसिटी के साथ ये मूव करते हैं, ठीक है। तो अभी हम इनकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज़ की बात करेंगे। तो 3 किस्म की वेलोसिटीज़ होती हैं, मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ 3 किस्म की होती हैं। एक होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, CRMS से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 वर्ड है ना, 3, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। डेफिनेशन आप देख लेंगे, लेकिन इनके आपने फार्मूलाज याद रखने हैं मेन, जो हमसे पूछे जा सकते हैं। देखें, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है 3 वर्ड हैं, इसी लिहाज से आपने इसको लिखना है ना जब, तो इसी अंदाज में लिख लेना है आपने। कैसे आएगा हमारे पास, इसको हम 3RT ओवर M का स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, ठीक है। या 3 का स्क्वायर रूट लेके बाहर लिख दिया, या 3 यानी ये वर्ड है ना 3 इसके साथ इस्तेमाल हुए, रूट मीन स्क्वायर RMS, तो 3RT ओवर M। इसी तरह दूसरी वेलोसिटी होगी आपके पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, CMP होगी। यानी MP 2 वर्ड है ना, तो 2RT ओवर M का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। तीसरी वेलोसिटी होती है आपके पास रूट मीन हो गई, एवरेज वेलोसिटी होती है एक आपके पास, ठीक है। तो एवरेज के लिए 8RT ओवर तो देख लें एवरेज वेलोसिटी सिंपल सी बार, इसको इस फार्मूला से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, या इस फार्मूला से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की बात हो गई कि हम उसको इस अंदाज में लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं या इसमें लिख सकते हैं, किसी भी सूरत में लिख सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वो होती है जो मैक्सिमम जो पार्टिकल होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं किसी भी गैस के मैक्सिमम जितनी रखते हैं, मतलब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल जो वेलोसिटी रखते होंगे ना, वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होगी। अगर तीनों का डिफरेंस चेक करें हम, तो भाई साहब बनता है कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ना, वो सबसे ज़्यादा होती है
और अगर सबसे कम की बात करें तो वो CMP होती है, सबसे कम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है, सबसे ज़्यादा रूट मीन स्क्वायर और सेंटर में C बार। यानी कि ये आपको रिलेशन भी पता होना चाहिए इनके दरमियान, ठीक है। यहाँ पे कुछ रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि फाइंड आउट करें C बार, तो जस्ट C रूट मीन स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें 0.92 के साथ, तो यू विल गेट C बार। अगर आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, तो आप C रूट मीन स्क्वायर को जस्ट मल्टीप्लाई कर दें 0.8 से, तो यू विल गेट दिस रिजल्ट्स। तो इनका रिलेशन भी आपको अच्छे से इल्म होना चाहिए, ठीक है। मस्ट रिमेंबर दीज वन। अभी हम चलते हैं अगेन अपनी पिछली बात की तरफ, जहाँ से हमने शुरू किया था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। अब रैंडम मोशन की बात हो गई, वेलोसिटी हमने बात कर ली, 3 होती हैं, उनमें क्या रिलेशन होता है, कौन सी ज़्यादा होती है, कौन सी कम होती है। अब मैक्सवेल जो था उसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ को पेश किया था, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट था ना, मैक्सवेल ने पेश किया था। उसके अकॉर्डिंग लेट से हमारे पास इस तरह की कोई रिलेशन है। लेट से हम ग्राफ ड्रा करते हैं बिटवीन स्पीड यानी वेलोसिटी के दरमियान और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान हम ग्राफ ड्रा जब करेंगे तो वी विल गेट जस्ट लाइक इस तरीके का हमें एक ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट होता है ना, ये वाला टॉप के ऊपर जो पॉइंट होता है, ये होता है हमारे पास CMP यानी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है। अगर आप ये टेम्परेचर लेट से T1 के ऊपर है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो दिस ग्राफ शिफ्ट टुवर्ड्स राइट साइड, यानी ये राइट साइड को शिफ्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। और अगेन C मोस्ट MP यानी ये T2 के ऊपर है। तो इतना याद रखना है आप लोगों ने कि मैक्सवेल ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ को बयान किया था, और उसमें जो ग्राफ है उस पे जो टॉप का पॉइंट है वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होता है। यही चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट की जाती हैं कि मे भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकें, ठीक हो गया। उसके अलावा जी, तो अगली बात करते हैं हम जी पास्टुलेट नंबर 3 यानी क्लूजन की, यानी ये आपस में टकराते भी हैं, क्लूजन भी करते हैं गैस के मॉलिक्यूल। तो लेट्स सी कि कितनी किस्म के ये क्लूजन होते हैं। क्लूजन जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, लाइक ग्लांसिंग और ग्लांसिंग क्लूजन। जब दो मॉलिक्यूल आपस में एक तरफ जा रहे हैं, पैरेलल जा रहे हैं और वो आपस में टकरा गए हैं, तो उस वक्त जो क्लूजन होता है वो ग्लांसिंग क्लूजन या ग्लांसिंग क्लूजन होता है। रिलेटिव वेलोसिटी C बार होती है, ठीक है, दोनों की। हेड ऑन क्लूजन यानी कि दो, एक इधर से आया एक इधर से आया, दोनों के दरमियान टक्कर हो गई, हेड ऑन हेड टू हेड क्लूजन हुआ, ठीक है। तो जो C बार है वो डबल हो गई। राइट एंगल क्लूजन या इसको बोल सकते हैं आप परपेंडिकुलर क्लूजन, यानी एक इधर से जा रहा था इधर को और एक ऊपर से नीचे को आ रहा था और यहाँ पे उनके दरमियान टक्कर हो गई, यानी 90 के एंगल के ऊपर आके दूसरे को टकरा गए। तो दिस इज़ नोन एज राइट एंगल क्लूजन। अब कंप्रेशन टाइम क्या होगा, वो टाइम कि जब वो क्लूजन कर रहे थे वो कितना टाइम एक दूसरे को उन्होंने टच करके रहे, यानी टचिंग टाइम इसको बोल लें, यानी कितनी देर उन्होंने एक दूसरे को इन कांटेक्ट में रहे, यानी राब्ते में रहे जब क्लूजन हो रहा था। उसके बाद ये क्लूजन जो है परफेक्टली इलास्टिक होता है। उसके बाद आता है क्लूजन डायामीटर। क्लूजन डायामीटर जब दो पार्टिकल यानी दो एटम टकरा रहे थे गैस के, तो उस दरमियान जो डिस्टेंस होता है क्लोजेस्ट, उसको क्लूजन डायामीटर का नाम देते हैं। क्लूजन फ्रीक्वेंसी Z1 से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी का आपको इल्म है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 1 सेकंड के अंदर जितने क्लूजन होते हैं, यानी नंबर ऑफ क्लूजन इन 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है, उसको हम क्लूजन फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। क्लूजन फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है साइज़ के ऊपर और क्लोजनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दी वेसल, यानी वेसल के अंदर क्लोजनेस के ऊपर डिपेंड करती है।
नेक्स्ट पॉइंट है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ जो होता है ये एवरेज डिस्टेंस होता है कवर्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव क्लोजन, यानी दो क्लोजन के दरमियान, यानी कि उन्होंने जो टकराए दो क्लोजन किए, उन दो क्लोजन के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसको हम मीन फ्री पाथ का नाम देते हैं। यानी ये समझ लें कि एक मॉलिक्यूल है वो पहले टकराया, फिर थोड़ी देर बाद वो टकराया, तो इस टकराने के दरमियान का जो एवरेज डिस्टेंस है ना, यानी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके टकराए हैं आपस में, उसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। ठीक है, और मीन फ्री पाथ यू नो कि अगर डेंसिटी बढ़ती है तो मीन फ्री पाथ कम होता है, डेंसिटी बढ़ेगी तो मीन फ्री पाथ कम होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाएंगे, ज़ाहिर सी बात है फिर डिस्टेंस कम हो जाएगा। उसके बाद है क्लोजन नंबर। क्लोजन नंबर Z11 या Z12 11 इसको बोल सकते हैं आप। क्लोजन नंबर यानी नंबर ऑफ क्लोजन होंगे ऑफ द मॉलिक्यूल इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द गैस इन 1 सेकेंड। ठीक है, Z11 या Z11 को NZ1/2 लिख सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह अगेन देख लें क्लोजन फ्रीक्वेंसी का जो हमारे पास ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये सारे के सारे, ये मीन फ्री पाथ हो गया, ये क्लोजन नंबर हो गया हमारे पास, इसका रिलेशन चेक कर लें। ठीक है, और देन देखें सारी की सारी चीज़ें वेरी सिंपल। इसका सिग्मा स्केयर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, इसका वेलोसिटी यानी एवरेज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, इसका क्लोजन नंबर का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, एन स्केयर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, मॉलिक्यूलर मास के साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो इन चीज़ों को आप राइट डाउन कर लें और जहन में रखिएगा। दूसरी बात यह है कि थोड़ी सी विस्कोसिटी की बात कर लें। विस्कोसिटी क्या होती है? फ्लो ऑफ वन लेयर ओवर द अदर लेयर। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, यानी दो लेयर्स के दरमियान की जो फ्रिक्शन होती है ना उसको हम बोलते हैं बेसिकली विस्कोसिटी। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम कैसे बोल सकते हैं, यानी डिफाइन कैसे कर सकते हैं? फोर्स इन न्यूटन बिटवीन टू पैरेलल लेयर्स 1 स्क्वायर मीटर इन एरिया एंड मेंटेन वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये वाली है कि डी जो हमारे पास है डेंसिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन है मीन फ्री पाथ का। लैम्डा जो है ना हमारे पास मीन फ्री पाथ है। ठीक है, और ईटा के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। और ये वाले जो रिलेशन है आपको याद रखने हैं। ईटा डेंसिटी के ज़ाहिर सी बात है फ्रिक्शन है एक दो लेयर के दरमियान, तो डेंसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जो गैसेस की, ये इम्पोर्टेंट है, VIP चीज़ है ये वाली, कि जो गैसेस की विस्कोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। फिर C बार के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास के। ठीक है, लैम्डा और ईटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। लैम्डा का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, चूँकि दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली हैं। लैम्डा और डेंसिटी का एक दूसरे का इन्वर्स है मोलर मास। यानी ये सारे के सारे रिजल्ट आपको याद होने चाहिए किसका किसके साथ रिलेशन है। यूनिट देख लें ईटा का, ये वाला डायरेक्ट आपने यूनिट याद रखना है, 1 पास इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अगेन वही बात हो गई है कि जी हमारे पास कुछ चीज़ें हैं लाइक इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ द गैस। ईटा का हमने टेम्परेचर के साथ तो चेक कर लेना, डायरेक्ट रिलेशन है फॉर गैसेस। ठीक है, प्रेशर कहता है विस्कोसिटी ऑफ आइडियल गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। ईटा जो है सिग्मा स्क्वायर के साथ डायरेक्ट इन्वर्स रिलेशन में है। फिर ईटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास है। इन लिक्विड विस्कोसिटी डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम लिक्विड के अंदर भी बात करेंगे कि गैसेस की जो होती है ना विस्कोसिटी वो तो इंक्रीज होती है टेम्परेचर के बढ़ाने से, लेकिन लिक्विड की डिक्रीज होती है। इसको फर्दर हम लिक्विड वाली जगह पे भी डिस्कस करेंगे। और याद रखिएगा कि जो विस्कोसिटी होती है ना उसको हम रैंकिन ऑपरेटस से मेजर करते हैं। रैंकिन ऑपरेटस, विस्कोसिटी को रैंकिन ऑपरेटस से हम मेजर करते हैं।
तो प्रेशर की बात हो रही है साथ, तो प्रेशर के लिहाज से डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, ये कहता है टोटल प्रेशर जो होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ ऑल दी प्रेशर्स के, ठीक है। और अगली बात याद रखिएगा कि अगर किसी गैस का प्रेशर हमने फाइंड आउट करना है पार्शियल प्रेशर, तो वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन से किसी इंडिविजुअल गैस का फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मोल फ्रैक्शन है, सम 1 के इक्वल होता है। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन है, और याद रखिएगा कि डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है ना, ये ओनली वर्क फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस जो होनी चाहिए वो नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए। मस्ट रिमेंबर दिस वन कि गैस नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए। एप्लीकेशन है पी मॉइस्ट, पी ड्राई हम फाइंड आउट कर सकते हैं। रिस्पायरेशन में देख लें, प्रेशर ऑक्सीजन का जो होता है एयर में वो 159 टार होता है, लंग्स में कम होता है, इसलिए ऑक्सीजन बाहर से लंग्स में जा रही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का देख लें, वो जी बाहर हमारे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है अंदर ज़्यादा होता है, इसलिए अंदर से बाहर की तरफ आ रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाई आल्टीट्यूड, पायलट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। लो प्रेशर दैन 159 टार प्रेशराइज्ड केबन इज़ यूज्ड, ठीक है। हाइट पे जब चले जाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर ये वाला जो होता है ये लो हो जाता है, इस वजह से हम प्रेशराइज्ड केबन इस्तेमाल करते हैं। डीप डाइवर सी जो होते हैं वो भी ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास की, इसको भी पहले देख चुके। इफ्यूजन का भी वही हाल है, इसको भी पहले हम देख चुके। नेक्स्ट जी बात करनी है हमने कि नो फ्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो नहीं होती गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान, लेकिन बाद में पता चला हमें कि बिल्कुल होती है, वो वान डेर वाल्स इक्वेशन में हम पढ़ेंगे उसको। इंडिविजुअल वॉल्यूम इज़ नेग्लिजिबल एज़ कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, इसके बारे में भी हम बाद में गुफ्तगू करेंगे। नो इफ़ेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का कोई भी असर नहीं होता। और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो एवरेज ट्रांसलेशनल, यानी एवरेज या जो हमारा टेम्परेचर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक हो गया। तो जब हमने सॉल्व किया काइनेटिक एनर्जी के लिए, यानी कि ये जो हमारे पास आई है एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी इसको बोलते हैं, तो ये हमें फाइनल इक्वेशन मिली, ठीक है। ई के ओ इज़ इक्वल टू 3/2 RT, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ से हमें जो रिज़ल्ट मिला ना, ये जो पीछे हमने रिलेशन पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, तो इसको और इसको सॉल्व करने से हमें जो चीज़ मिली वो लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी मिला। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी मिला। इसका मतलब है कि जो हमारे पास एनर्जी होती है ई के जो है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ई के जो है इज़ इक्वल टू, ई के इज़ इक्वल टू हाफ RT एक तरफ होती है, यानी कि जो हमारे पास मोनो अटामिक गैसेस होती हैं ना, उनमें ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है। मोनो अटामिक गैसेस जो होती हैं उनमें ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है। हाफ RT एक साइड पे होती है, यानी कि x, इसको x बोल लें। हाफ RT जो होती है वो y की तरफ होती है, प्लस ये y है। और हाफ RT जो होती है वो z की तरफ होती है। और मोनो, ये इक्वेशन ओनली फॉर मोनो अटामिक गैसेस है, ठीक है, क्योंकि मोनो अटामिक गैसेस में ओनली ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है, यानी वो x की तरफ होगी, y की तरफ होगी और z की तरफ होगी। लेकिन अगर आपके पास डाई एटामिक हो, यानी 2 एटम हो जिसमें, या ट्राई एटामिक हो यानी 3 एटम हो जिसमें,
उसमें जो आपकी एनर्जी होती है ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ट्रांसलेशनल भी होती है उसमें फिर वाइब्रेशनल भी होती है, उसमें फिर रोटेशनल भी होती है। ठीक है, तो ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट इक्वी पार्टीशन लॉ में आता है। ठीक है, कि कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई गैस है, अगर वो मोनो है तो इस तरीके से वो शो करेगी मोशन, अगर वो डाई है, ट्राई है, तो वो इस तरीके की मोशन शो करेगी। और इसी को अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम में डिस्कस करते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी कॉन्सेप्ट को फिर आगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर भी रखा हुआ है, और वहाँ पे भी देखते हैं कि कैसे, यानी कि हम कैलकुलेट करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को। जी, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम पढ़ते हैं कि एक मॉलिक्यूल को या एक जो गैस है उसके एटम को, या जितने भी एटम्स हैं उनको कंप्लीट उनकी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वो किस किस किस्म की मोशन शो करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ कोऑर्डिनेट्स जो रिक्वायर्ड हैं टू लोकेट दी एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उनको लोकेट करने के लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3n के इक्वल। n यहाँ पे जब मोनो अटामिक गैसेस होती हैं, यानी नंबर ऑफ़ पार्टिकल जो होते हैं, अटामिसिटी जो होती है वो 1 होती है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो अटामिक मॉलिक्यूल वो आती है 3। ठीक है, जब मोनो अटामिक मॉलिक्यूल होते हैं तो उनमें टोटल डिग्री आती है 3, यानी कि जिसमें एक एटम होगा ना, जिस गैस में एक एटम होगा, वो 3 किस्म की सिर्फ मोशन शो कर सकते हैं। वो कौन कौन सी हो सकती हैं? मोनोटॉमिक हमने पीछे भी बात किया कि वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन शो कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशनल, उसमें रोटेशनल भी ज़ीरो होगी और उसमें वाइब्रेशनल भी ज़ीरो होगी। ठीक है, अब ज़रा डायटॉमिक के लिए आते हैं। याद रखिएगा कि जब डायटॉमिक की बारी आती है तो इसमें ज़ाहिर है 2 एटम हो गए, टोटल है 3n, तो जब n की वैल्यू 2 आ गई, डाई आ गई, तो 6 बन गई हमारे पास। ठीक है, 6 इसकी मोशन है, डायटॉमिक मॉलिक्यूल की 6 किस्म की मोशन है। तो जिसमें ट्रांसलेशनल तो हर एक में 3 है, मस्ट, हर एक में 3 मस्ट होंगी ट्रांसलेशनल। अब यहाँ पे रोटेशनल 2 हैं और वाइब्रेशनल 1 है। एक और ये बात याद रखिएगा कि डायटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, ये ऑलवेज लीनियर होते हैं, ये ऑलवेज लीनियर ही होंगे, ऑलवेज लीनियर होगा डायटॉमिक मॉलिक्यूल। तो लीनियर के लिए जो रोटेशनल होती हैं ना, वो 2 ही होती हैं। लीनियर के लिए मस्ट होती हैं कि रोटेशनल 2 ही होती हैं, और नॉन लीनियर के लिए अभी हम पढ़ेंगे भी, नॉन लीनियर जब हो जाता है उस वक्त रोटेशनल जो होती हैं वो 3 हो जाती हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। ट्रांसलेशनल तो हर एक में 3 होनी है, लेकिन आगे बात आती है कि कोई मॉलिक्यूल लीनियर है या नॉन लीनियर है। अगर वो लीनियर हुआ तो उसमें रोटेशनल 2 होंगी, अगर नॉन लीनियर हुआ तो उसमें रोटेशनल 3 होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये रोटेशनल के लिए हम करने लगे हैं कि 2 इसमें कौन सी होनी है? रोटेशन, और 1 होनी है वाइब्रेशन, और 3 होनी है रोटेशनल। ये वही है लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन। ठीक है, सबकी वैल्यू पुट की हैं हमने। ये 2 कौन सी हैं? ये 2 ये वाली हैं रोटेशन वाली। ये 3 कौन सी हैं? ये हमारी ट्रांसलेशनल वाली। ये कौन सी है? ये वाइब्रेशनल वाली। इसको सम अप किया तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, 3.5 RT, ये टोटल हमने निकाल ली है। ठीक है, EK की वैल्यू। अब देखें, फॉर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है। तो जब तो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल अगर तो हुआ लीनियर, ठीक है, अगर तो वो हुआ लीनियर तो उसके लिए रोटेशनल जो होगी वो क्या होगी? 2, और अगर हुआ नॉन लीनियर तो उसके लिए रोटेशनल क्या होगी? 3, और ट्रांसलेशनल हर एक में मैंने पहले बता दिया 3 होनी है। अब आपसे कोई बोलता है N2 है, बताओ जी इसमें कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? ठीक है, कितनी किस्म की मोशन शो कर सकता है? तो जस्ट आपने क्या करना है, 3
इंटू 2 एटम है 2 6 हो गई, ठीक है। मालिक्यूल लीनियर है, 2 एटम है इसमें बस, तो ज़ाहिर सी बात है 6 में से 3 तो पक्की हो जानी है ट्रांसलेशनल हो जानी है 3, फिर बाकी 2 लीनियर है तो 2 रोटेशनल, और एक जो बचेगी वो वाइब्रेशनल होगी। इसी तरह ट्राइटामी के केस में देखें, 3n है टोटल, n की वैल्यू 3 लगाई तो 9 आ गया। अब जिसमें 3 एटम होंगे ना जिस मॉलिक्यूल के अंदर, वो 9 किस्म की मोशन शो करेगा। अगर वो हुआ लीनियर, ठीक है, अगर वो हुआ लीनियर तो फिर क्या होगा, अगर वो हुआ नॉन लीनियर तो फिर क्या होगा। अगर लीनियर हुआ ना, लीनियर हुआ तो भाई साहब उसमें ये वाली बात होगी, यानी उसमें रोटेशन 2 होंगी, और अगर नॉन लीनियर हुआ तो उसमें रोटेशन 3 होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमसे जो पिछली दफ़ा पूछी गई हुई थी वो कार्बन डाइऑक्साइड की थी। वो कहता था कि कार्बन डाइऑक्साइड में हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें कितनी है, तो 3 एटम है, 3 इंटू 3 इज़ इक्वल टू 9। एक बात हमसे वो पूछ सकता है कि किसमें वाइब्रेशंस कितनी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में वाइब्रेशंस कितनी हैं। तो भाई साहब सिंपल सी बात है, अगर आपने वाइब्रेशन इसमें से निकालनी है ना, वाइब्रेशन निकालनी है, तो वाइब्रेशन निकालने के लिए जो लीनियर वाला तरीका है ना, उसमें हम निकालते हैं 3n-5 करके, और जो नॉन लीनियर वाला तरीका है ना उसमें हम निकालते हैं 3n-6 करके, ठीक है। इन दोनों फार्मूलों से हमें जब पता है ना कि टोटल, लेट्स से यार एग्जांपल से चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा साफ पेज लेके देखना जी ज़रा गौर से। क्या हो गया है जी, 1-2 मालिक्यूल की हम कैलकुलेट करते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कहता है यार कार्बन डाइऑक्साइड में फाइंड आउट करो कितनी वाइब्रेशंस हैं, ठीक है। मुझे पता है कि 3n जो है ना वो टोटल है 3n, तो 3 इंटू 3 मालिक्यूल एटम है ना इसके अंदर, 2, 1 कार्बन है 2 ऑक्सीजन है, तो टोटल तो बन गई 9। मुझे पता है कि ट्रांसलेशनल जो होती हैं ना वो होती हैं हर एक में 3, और मुझे ये भी इल्म है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, और ये लीनियर होता है। और मुझे ये भी इल्म है कि जब लीनियर कोई चीज़ होती है तो उसमें जो रोटेशन होती हैं वो कितनी होती हैं, 2 होती हैं। तो इसमें रोटेशन कितनी हो गई, 2 हो गई। अब बाकी सिंपल सी बात है, 3, 2, 5, और बाकी वाइब्रेशन कितनी है, इसमें वाइब्रेशन कितनी है, 4। एक तो डायरेक्ट तरीका ये है। दूसरी बात यह है कि जब हमें ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल पता चल जाएं तो वाइब्रेशन निकालने का तरीका ये होता है, वाइब्रेशन फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है 3n-5, यानी 3 इंटू 3n, हमारे पास 3 ही है ना, 3 एटम है, तो -5, तो क्या आएगा 6 - 5, और यहाँ से क्या आ जाएगा 9 -5, तो ये टोटल आ गया, वाइब्रेशन कितनी आ गई 4। एक तरीका ये है, फार्मूला लगा के भी फाइंड आउट कर सकते हैं आप। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक नॉन लीनियर है, वाटर जो है इसमें भी 3 एटम है, और ये नॉन लीनियर है। वाटर का स्ट्रक्चर आपको पता है कि इस तरीके का होता है, नॉन लीनियर होता है। अब मुझे वो बोलता है कि भाई साहब इसमें भी वाइब्रेशन फाइंड आउट करो। मुझे पता है कि ट्रांसलेशनल तो हर एक में कितनी होनी है, 3, और रोटेशनल ये नॉन लीनियर है, तो नॉन लीनियर में मुझे पता है कि रोटेशन कितनी होनी है, 3 होनी है। ये अंडरस्टूड चीज़ है ना। तो रोटेशन इसमें कितनी होनी है, 3, तो 3 रोटेशन होगी, 3 रोटेशन 3 क्या हो गई ये वाली, और वाइब्रेशन मुझे फाइंड आउट करनी है। वैसे भी पता चल रहा है कि 3 3 + 6 हो गई, और बाकी बचने वाली 3 जो हैं टोटल, इसमें भी तो 9 ही है ना, 3 एटम है, तो इसमें टोटल तो 9 है, 3 3 हो गई, 3 बाकी बची वो वाइब्रेशन हो जाएंगी। एक तो डायरेक्ट निकालने का ये भी तरीका है।
दूसरा तरीका ये है कि वाइब्रेशन मैंने निकालनी है, तो वाइब्रेशन निकालने के लिए जब नॉन लीनियर वाला सिस्टम हो तो 3n माइनस 6 कर देते हैं हम, ठीक है, 3n माइनस 6, तो 3 इंटू 3 माइनस 6, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। अब मैं यहाँ पे आपका टाइम इसलिए वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई साहब यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि तो इस तरीके से जी आप डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी एटम की, मोनो हो, डाई हो, ट्राई हो या टेट्रा हो, फाइंड आउट कर सकते हैं। होप सो कि यू कैन अंडरस्टैंड इट और आप प्रैक्टिस करें जी। तो नेक्स्ट बारी है हमारी हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। हीट कैपेसिटी के बारे में हम थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़ चुके थे, ठीक है। वही बातें हैं यहाँ भी, 1 ग्राम के लिए, 1 kg के लिए, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, ठीक है। 2 टाइप्स होती हैं, उनके लिए हमने रिलेशन भी वहाँ भी बातें की थी सारी की सारी, मोनोटामिक के लिए और डाइटामिक के लिए CP माइनस CV इज़ इक्वल टू R, एक रिलेशन भी हमने फाइनली ड्रा किया था। तो आई थिंक सो के देयर इज़ नो नीड फॉर फर्दर डिस्कशन, क्योंकि हम वहाँ भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कुछ ये बातें याद रख लें, वट एवर दी एटॉमिसिटी डिफरेंस रिमेन सेम। अभी ये जो CV माइनस CV का डिफरेंस है ना, इसकी बात कर रहा है कि R की वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट रहनी है, ठीक है। उसके बाद फॉर मोनोटामिक एंड डाइटामिक पॉलीटामिक मॉलिक्यूल CP माइनस CV, ये फार्मूला है। लैम्डा इज़ हाई 1.666 फॉर मोनोअटामिक मॉलिक्यूल। मोनोअटामिक मॉलिक्यूल के लिए इस लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा आएगी। ये लैम्डा क्या है? ये जो लैम्डा है ना, लैम्डा, ये रेशो को बोल रहे हैं हम, इस रेशो को बोल रहे हैं, ठीक है। मस्ट रिमेंबर दिस वन जी। तो ये जो गैमा बोल लें, लैम्डा बोल लें, अगर लेस हुई तो ये डाइटामिक और पॉलीटामिक के लिए होगी, और हायर हुई तो वो हमने पीछे बात कर चुके हैं, मोनो के लिए होगी, ठीक है जी। तो अगली बात है क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की। क्रिटिकल टेम्परेचर कौन सा होगा? हाईएस्ट टेम्परेचर अबव विच अ सब्सटेंस नेवर एग्जिस्ट एज ए लिक्विड, यानी जिसके ऊपर कोई सब्सटेंस लिक्विड की तरह नहीं रह सकेगा, ठीक है, इज़ कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। द करस्पॉन्डिंग प्रेशर इज़ कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम, एंड दैट उस वक्त जो वॉल्यूम होगा उसको हम क्रिटिकल वॉल्यूम कहेंगे। और ऑक्सीजन के लिए इतना दिया हुआ है, अमोनिया के लिए इतना दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इतना दिया है, N2 के लिए इतना दिया हुआ है। यहाँ पे याद रखिएगा कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर है ना, TC, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये पोलराइजेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी TC इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी। जितनी कोई चीज़ पोलर होगी वो ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर रखती होगी। उसके बाद ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के भी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। उसके अलावा जो TC है ये पोलैरिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और उसके बाद इतनी चीज़ें आई थिंक काफ़ी हैं, ठीक है। पोलर गैसेस कैन बी लिक्विफाइड एट हाई टेम्परेचर, नॉन पोलर गैसेस ओनली एट लो टेम्परेचर। फॉर नॉन पोलर गैसेस साइज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर। अब ये जो हमने बातें की ना, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, इनकी बातें क्यों कर रहे हैं? चूँकि हमने मेथड, जब हमने गैस किसी को लिक्विफाई करना है ना, हमने गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो ये फैक्टर हमें उस वक्त जहन में रखने पड़ते हैं। तो लिंड्स मेथड है जिसके थ्रू हम कन्वर्ट करेंगे गैस को लिक्विड में, और ये लिंड्स मेथड जो है इसमें सबसे पहले बात आती है जॉल थॉमसन इफेक्ट की। जॉल थॉमसन इफेक्ट जो है ये कहता है कि व्हेन अ हाईली कंप्रेस्ड गैस इज सडनली अलाउड टू एक्सपैंड थ्रू अ स्मॉल होल, इट्स काज कूलिंग काज करती है, ठीक है। इस प्रोसेस में लिंड्स मेथड में क्या होता है कि हाई प्रेशर हमने अप्लाई करना होता है,
जिगजैग एक स्पाइरल नोज़ल इस्तेमाल करते हैं, और इस मेथड से हाइड्रोजन और हीलियम को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते क्योंकि इनके क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम होते हैं। और एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन हम इस्तेमाल करते हैं इनको लिक्विफाई करने के लिए, हाइड्रोजन और इसको हीलियम को। याद रखिएगा कि जो लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस होती है इसमें हमने क्या करना होता है, हाई प्रेशर करना होता है, लो टेम्परेचर करना होता है। लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस के लिए हमें क्या करना होता है, हाई प्रेशर करना होता है और लो टेम्परेचर करना होता है। ये दो काम करने होते हैं गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। अब वो गैसेस जो होती हैं नॉन आइडियल होती हैं, नॉन आइडियल बिहेवियर होता है। देखें, गैसेस कभी भी आइडियल नहीं हो सकती। उसकी रीज़न ये है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं ना, वो हम कभी ज़ीरो नहीं कर सकते। जब तक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होंगी, जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हम ख़त्म कर लेंगे ना, वो चीज़ आइडियल होगी। लेकिन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो होती हैं, ठीक है, जितना मर्ज़ी हम कर लें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। और जितनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा आती जाएंगी ना, उतनी गैस जो होगी ना वो मोर डेविएट होती जाएगी फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ठीक है, वो उतनी ही नॉन आइडियल होती जाती है। जितनी फोर्सेस बढ़ती जाती हैं उतनी नॉन आइडियल होती जाती हैं। जब फोर्सेस का कॉन्सेप्ट हमारे जहन में बैठ जाएगा ना, ठीक है, तो फिर हम यहाँ से इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान होगा। देखें, आइडियल किस केस में होगी, इतना हाई टेम्परेचर कर दें और इतना लो प्रेशर कर दें कि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन रहे ही ना, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, तो उस वक़्त भाई साहब कोई गैस आइडियल हो सकती है। लेकिन इतना कम टेम्परेचर, इतना हाई टेम्परेचर और इतनी लो गैस तक हम पहुंच नहीं पाते, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है उसके ऊपर वो आइडियल होती हैं और वो अटेनेबल नहीं है। नॉन आइडियल गैस लो टेम्परेचर होगा, हाई प्रेशर होगा। ज़ाहिर सी बात है, जब हाई प्रेशर हो, टेम्परेचर लो हो, गैस के मॉलिक्यूल आपस में बिल्कुल जुड़े होंगे, करीब करीब होंगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी और उतनी वो चीज़ नॉन आइडियल होगी। यहाँ पे जनरल गैस इक्वेशन है, 1 मोल के लिए निकाला तो ये हमारे पास आता है, जिसको हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का नाम देते हैं, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का नाम देते हैं। हम जितना टेम्परेचर कम रखेंगे ना, उतनी नॉन आइडियल गैसेस हो जाती हैं, ठीक है। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना थोड़ा सा वो कम, ये समझ लें कि लाइन जो है ना, ये स्ट्रेट, ये आइडियल लाइन है और इससे डेविएट कर जाती हैं। जब टेम्परेचर बहुत लो था तो ज़्यादा डेविएट कर रही थी, जब टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो ये कम डेविएट कर रही हैं, ठीक है। काजेज़ ऑफ डेविएशन, 2 पोस्टुलेट हैं जो कि रीज़न है डेविएशन की। एक है कि नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसने कहा नहीं होती, लेकिन होती हैं, जो कि हम वांडर वाल्स इक्वेशन में पढ़ते हैं, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती तो फिर प्रेशर करेक्शन किया वांडर वाल ने। प्रेशर करेक्शन में आपको पता है कि ये 2 चीज़ें हैं, और यहाँ पे आपने जो चीज़ याद रखनी है ना, वो ये है, आपने जो याद रखना है ये, इसको हम ना जो वांडर वाल इक्वेशन है उसको हम बोलते हैं रियल गैस, ठीक है, बात याद रखिएगा। और उसमें 2 चीज़ें हैं, ए और बी फैक्टर हैं, ठीक है, और ए और बी को हमने जो है ना जहन में रखना है। दोनों फैक्टर हैं, उनमें क्या बोलते हैं, उनके यूनिट क्या हैं, वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं, इतनी चीज़ें हमें याद हैं, तो हमें वांडर वाल इक्वेशन को फर्दर रटा या देखने की कोई ज़रूरत नहीं। ये इक्वेशन याद रखें, इसको हम रियल गैस इक्वेशन या वांडर वाल इक्वेशन का नाम देते हैं। ये ए और ये बी जो इस्तेमाल किया है, इसको बोलते हैं हम, दोनों के दोनों फैक्टर हैं, ठीक है। अगर ए और बी स्मॉल होते हैं तो गैस जो होगी वो क्या बोलते हैं, आइडियल होगी, ठीक है। फॉर आइडियल गैस ए और बी शुड बी स्मॉल। फिर अब यहाँ पे बात एक और चेक करनी है, आपने दोनों के यूनिट लिख लिए, ठीक है, दोनों के यूनिट लिख लिए, नॉन एसआई यूनिट, एसआई यूनिट,
दोनों के याद रखने हैं, ए के भी और बी के भी, यूनिट ऑफ बी के भी याद रख लिया आपने। अब फ़र्क देखना है कि ए और बी बेसिकली है क्या। अब ये जो हमारे पास बी है ना, बी किसी मॉलिक्यूल के या एटम के साइज़ की वजह से है, और ये जो हमारे पास ए है ना, ये किसी चीज़ में अट्रैक्शन है, ठीक है। ये दोनों फैक्टर जो है ना, ये अंडरस्टूड होने चाहिए, साइज़ और ए, ठीक हो गया। और इनके ऐसा यूनिट आपको इल्म होने चाहिए। फिर उसके बाद बात आती है कि जितनी पोलैरिटी बढ़ती जाएगी ना किसी चीज़ में, जितनी पोलैरिटी बढ़ती जाएगी उतना उसका ए बढ़ता जाएगा। यानी ए का डायरेक्ट रिलेशन है समझ लें पोलैरिटी के साथ, और बी का डायरेक्ट रिलेशन है साइज़ के साथ। साइज़ जितना बढ़ता जाएगा उतना बी बढ़ता जाएगा, जितनी पोलैरिटी बढ़ती जाएगी उतनी वैल्यू ऑफ ए बढ़ती जाएगी। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है इसकी वान डर वाल की इक्वेशन ओनली ऑन गैस के लिए है, गैसेस के लिए, ठीक है। याद रखिएगा ये सिर्फ़ और सिर्फ गैसेस के लिए है, रियल गैसेस के लिए है। लेकिन साइंसदान हमेशा किसी ऐसे पॉइंट की तरफ जाते हैं जहाँ पे को क्या मिले, ऐसी इक्वेशन मिल जाए जिसको हम सॉलिड पे भी लगाएं, लिक्विड पे भी लगाएं और गैसेस के ऊपर भी इकट्ठा लगा सकें। तो फिर उसने क्या किया, प्रेशर करेक्शन की जगह पे कुछ वैल्यूज़ पुट की और उसके अलावा कुछ उसने और चेंजिंग की और एक ऐसी इक्वेशन बना दी, यूनिवर्सल इक्वेशन बना दी जिसको हम जहाँ मर्ज़ी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, चाहे सॉलिड हो। तो वो उस इक्वेशन को हम थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा सा और यहाँ पे देख लें। एट लो प्रेशर वान डर वाल इक्वेशन का में जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है उसकी बात करनी है। लो प्रेशर के ऊपर ये लेस देन 1 होगा, ठीक है। लो प्रेशर के ऊपर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेस देन 1 होगा, और हाई प्रेशर के ऊपर जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है इक्वेशन ड्रा की हुई है लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट से, ठीक है। ये इक्वेशन जो बनाई हुई है ये लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट से बनाई हुई है, और इसको आप और नेम भी दे सकते हैं। ये समझ लें कि रिड्यूस्ड इक्वेशन है वान डर वाल, यानी वान डर वाल्स और रिड्यूस्ड इक्वेशन भी इसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। और ये समझ लें कि वान डर वाल मॉडिफाइड इक्वेशन भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया है, ये फैक्टर रिड्यूस प्रेशर है, ये वाला, ये जो स्मॉल आ रहा है ना ये रिड्यूस के लिए है, ये रिड्यूस वॉल्यूम है, ये भी रिड्यूस वॉल्यूम है, और ये रिड्यूस्ड टेम्परेचर है, ठीक है, रिड्यूस टेम्परेचर है। तो अगर इक्वेशन की सूरत आपने देख ली है, इसमें फैक्टर देख लें कौन कौन से हैं, और इस इक्वेशन को हम सॉलिड हो, हमारे पास लिक्विड हो या गैस हो, सभी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ लें कि एक किस्म की यूनिवर्सल चीज़ बन गई है। यहाँ पे क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन चेक कर लें। जो हमारे पास पीसी होता है ये होता है A/27B², ठीक है। इसी तरह VC जो होता है ये 3B के इक्वल होता है, और TC इक्वल होता है 8A/27RB। और ये जो A और B इस्तेमाल हुए हैं अगेन ये वान डर वाल्स वेरिएबल हैं, ठीक हो गया। सो दीज आर ऑल अबाउट दी गैसेस। ये हमने बहुत जल्दी स्पीडली जो पॉइंट मुझे लगते थे कि हमें करने चाहिए उनको ही डिस्कस किया है। बाकी आप अपने तरीके से FSC को देखें, कोई एंट्री टेस्ट की बुक देखें, सनाउल्लाह साहब की बुक्स देख लें, और यानी अपने आप को फैमिलियर कर लें चीज़ों के साथ। और आपने देखा होगा कि जो हमारा प्रीवियस पेपर था उसमें समझ लें कि कुछ ना रीडिंग बेस्ड चीज़ें थी, कोई कंसेप्चुअल चीज़ें नहीं पूछी जाती। जैसे डायरेक्ट वांट ऑफ इक्वेशन की पूछ ली, डायरेक्ट जो है ना वांट ऑफ इक्वेशन हाँ पूछी हुई थी, फिर कुछ स्टैंडर्ड पूछे हुए थे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से, यानी जर्नल चीज़ें, कॉन्सेप्ट बेस्ड कोई चीज़ नहीं थी। तो इस लिहाज से अपने आप को जारी रखें, तैयारी करते रहें। स्टे ब्लेस्ड, जज़ाकल्लाह।
अल्लाह हाफिज़।